हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है लेसन 4 से अध्याय 4 से, जिसका नाम है आश्रय और परिवार। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी दिए हुए हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीव मनुष्य के घर में रहते हैं? छिपकली, मकड़ी, चूहा और सभी। तो इसका जवाब आप सभी दे लेंगे कि जो छिपकली, मकड़ी और चूहा, यह तीनों ही मनुष्य के घर में रहते हैं। अब मैं आपको मनुष्य के घर में रहने वाले कुछ और जीवों के नाम बताऊं। जैसे हमारे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, मच्छर, मकड़ी, चूहा, चींटी और आदि। और जंगल में रहने वाले जीव अगर पूछ लिया जाए तो शेर, हाथी, हिरण, गैंडा, बाघ, मोर, चिंपैंजी आदि। अगर आपसे पेड़ पर रहने वाले जीव पूछ लिया जाए तो बंदर, पांडा, शथाल, लंगूर, पक्षी आदि। अगर आपसे पानी में रहने वाले जीव पूछा जाए, मछली, डॉल्फिन, व्हेल, बत्तख, सांप, मेढक, मगरमच्छ, कछुआ आदि। और अगर आपसे यहीं पर जमीन पर रहने वाले जीव पूछा जाए, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा आदि। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपसे जमीन के अंदर रहने वाले जीव पूछ लिया जाए तो चूहा, सांप, चींटी, खरगोश, केचुआ, बिच्छू आदि। और अगर समूह में रहने वाले जीव पूछा जाए तो मधुमक्खी, चींटी, मकड़ी, ततैया और दीमक। ये समूह में रहने वाले जीव हैं, जिसमें से दीमक और वो ततैया आपके पेपर में पूछ लिया गया है कि ये कैसे जीव हैं, तो यह समूह में रहने वाले जीव हैं। अगर आपसे उभयचर जीव पूछा जाए तो सांप, मेढक, मगरमच्छ जैसे जीव उभयचर होते हैं, जो पृथ्वी और जमीन दोनों पर रहते हैं। फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन पूछा है तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उभयचर है? हाथी, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा या व्हेल। तो मैंने आपको बताया जो पृथ्वी और जल दोनों पर रहे वह उभयचर कहलाते हैं। तो आपको पता है मगरमच्छ पृथ्वी और जल दोनों पर ही रहता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। इसमें आपको रहने का स्थान दिया है और जानवरों के नाम दिए हैं। इसमें आपको सुमेलित करना है कि कौन सा जानवर कहाँ पर रहता है। तो देखिए, पहला दिया है बकरी। बकरी कहाँ पर रहता है? बाड़ा में, जू में, जंगल में या माद में। तो आपको पता है जो बकरी होता है वह बाड़ा में रहता है। बाड़ा यानी जिसे कि पेन कहा जाता है, बकरी बाड़ा में रहता है। अगला दिया है जैब्रा। जैब्रा कहाँ रहेगा? तो जैब्रा आपको पता है जैब्रा रहेगा जंगल में। फिर दिया हाथी। हाथी कहाँ रहेगा? हाथी रहता है एक मिनट, हाथी रहता है, हाथी भी जंगल में रहता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 1 2 3 4, हाँ। जैब्रा जू में, हाथी जंगल में और शेर माद में। यह एकदम सीक्वेंस में दिया हुआ है, जो है बकरी बाड़ा में, जैब्रा जू में, हाथी जंगल में और शेर माद में रहता है। तो ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब है। कुछ और जीव जो आपसे पूछ सकते हैं, जैसे शेर। शेर दिया हुआ है कहाँ रहता है? माद। माद जिसे आप डेन कहते हैं। कुत्ता कहाँ रहता है? कुत्ता कुकुरशाला जिसे आप केनल कहते हैं, केनल में रहता है। बिल्ली, बिल्ली पिंजरा में जिसे आप केज कहते हैं इंग्लिश में। भेड़, भेड़ बाड़ा में जिसे इंग्लिश में पेन कहा जाता है। हाथी जंगल में। मुर्गी दरवा जिसे इंग्लिश में कूप कहा जाता है। घोड़ा, घोड़ा अस्तबल में रहता है जिसे इंग्लिश में स्टेबल कहा जाता है। बैल और गाय साइवान यानी कि शेड में रहेंगे। मुर्गा, मुर्गा कहाँ रहेगा? मुर्गा बाड़ा में। और चूहा बिल में जिसे होल कहा जाता है। पक्षी घोंसला में। सुअर सुकरशाला में। खरगोश बिल में। गधा अस्तबल में। बकरी बाड़ा में। मधुमक्खी छत्ता बनाकर रहती है। मकड़ी जाल बनाकर रहेगी। सांप बिल में रहता है। सांप अपना खुद का बिल नहीं बना पाता है, वह चूहों के बिल में रहता है। सांप को बिल बनाने की कला नहीं आती है, लेकिन वो रहता कहाँ है? बिल में। चींटियाँ कहाँ रहेंगी? चींटियाँ भी बिल में रहेंगी। और जैब्रा, जैब्रा जंगल में। मनुष्य कहाँ रहेगा? मनुष्य घर में। देखिए, बिल में सांप भी रहता है और चींटी भी रहती है, लेकिन जो सांप का बिल होता है उसे बरो कहा जाता है और जो चींटी की बिल होती है उसे हिल कहा जाता है। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है? कटफोड़ा, दर्जिन, कबूतर और बीवर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन, एक मिनट, बीवर। बीवर जो पक्षी होती है, इसका जो घोंसला होता है वो लालटेन की तरह होता है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि कटफोड़ा का क्या होता है, तो कटफोड़ा और बसंत गौरी जो है ये पेड़ का जो तना होता है उसी में छेद बनाकर अपना घोंसला बनाते हैं। और दर्जन चिड़िया जो होती है ये 2 पत्तों को आपस में सिलकर अपना घोंसला बना लेती है, जबकि कबूतर और गौरैया जो होते हैं वो घरों में अपना घोंसला बनाते हैं। अगला प्रश्न है, मोर। मोर मतलब अपना घोंसला, मोर के बारे में इसमें पूछा गया कौन सा कथन सत्य है? मोर अपना घोंसला नहीं बनाता है, पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाता है, अपना घोंसला झाड़ियों में बनाता है, या फिर पेड़ की नीचे डालियों में अपना घोंसला जमीन को खोद कर बनाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। मोर जो होता है वो अपना घोंसला झाड़ियों में बनाता है या फिर पेड़ की नीचे डालियों में। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है? चील, कौवा, कबूतर या किलचड़ी। तो इसका सही जवाब है चील। चील जो है वो पेड़ पर सबसे ऊंचे अपना घोंसला बनाता है।
एक मिनट एक मिनट, कौवा जो होता है वो इसमें गलत दे दिया ऑप्शन। कौवा जो होता है वो ऊंची डाल, हाँ नहीं नहीं सही है। कौवा जो होता है वो पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि चील जो होता है वो पेड़ के सबसे ऊंचे वाले श्रृंखला पर, सबसे ऊंचे पेड़ पर, जो सबसे ऊंचा पेड़ होता है उस पर अपना घोंसला बनाता है। और चील का जो घोंसला होता है वो 4-5 फीट चौड़ा होता है। चील अपने घोंसले का साल दर साल प्रयोग करता है, यानी एक घोंसला बना लेती है और वो कई सालों तक इसका उपयोग करती है। जबकि कौवा जो होता है यह पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। और कबूतर, मैंने आपको बताया कबूतर घरों में अपना घोंसला बनाता है। और किलचिड़ी जो चिड़िया होती है ये अपना घोंसला जमीन पर पत्थरों के बीच बनाती है। अगला प्रश्न है, लगभग सभी पक्षी अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। अंडे में से बच्चे निकल आते हैं तब वे घोंसला छोड़ देते हैं, परंतु निम्न में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला साल दर साल उपयोग करता है? तभी आगे के प्रश्न में मैंने आपको बताया चील जो है वो अपना घोंसला साल दर साल उपयोग करता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला है, निम्नलिखित पक्षियों में से सबसे बड़ा घोंसला किसका होता है? फाक्ता, चील, कौवा या बसंत गौरी? तो चील का सबसे बड़ा घोंसला होता है। इसका जो घोंसला होता है वो 4-5 फीट चौड़ा होता है। अगला है, निम्नलिखित में से घर के निर्माण को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? भौगोलिक स्थिति, जलवायु, निर्माणकारी चीज़ों की उपलब्धता या सभी प्रभावित करते हैं? तो आप खुद ही बताइए, अगर आप एक घर का निर्माण करेंगे तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति भी जांचेंगे, जगह पहाड़ी है या समतल है, जगह गांव है या शहर है। फिर आप उसमें देखेंगे जलवायु कैसी है, बारिश ज़्यादा होती है या कम होती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है या कम पड़ती है। फिर आप देखेंगे निर्माणकारी चीज़ें उपलब्ध हैं कि नहीं, यानी कि जिन चीज़ों से घर बनाया जा रहा है वह चीज़ें वहाँ पर उचित मात्रा में उपलब्ध हैं या नहीं। तो यह सभी घर बनाने को प्रभावित करती हैं। इसमें एक चीज़ और प्रभावित करता है, वह है सामाजिक स्थिति, यानी कि व्यक्ति अमीर है या गरीब, इसका भी प्रभाव घर बनाने के निर्माण में पड़ता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मिट्टी के घर प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? गांव में, जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, दोनों जगह, या इनमें से कहीं नहीं? तो आपको बता दें मिट्टी के जो घर होते हैं वो प्रायः गाँव में देखने को मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन नहीं नहीं, और जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर भी मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। जैसे राजस्थान में मिट्टी के घर जो होते हैं वो अंदर से गर्मियों के मौसम में ठंडा रखते हैं, इसलिए गांव में भी और जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर भी मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। तो मिट्टी के घर कौन से राज्य में बनाए जाते हैं? राजस्थान में। इन घरों की दीवारें मोटी होती हैं ताकि गर्मी अंदर तक ना जा सके। और जो मिट्टी के घर होते हैं इनकी छतें झाड़ियों या छप्पर की बनी होती हैं। कुछ छतों के छत नीम या कीकर की लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है। आपको मैंने बताया था कि नीम और कीकर के लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं, इसलिए इनमें नीम और कीकर की लकड़ी का उपयोग किया जाता है इनकी छतें बनाने के लिए। और यह कहाँ पर बनाया जाता है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, बांस और लकड़ी के घर कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ बारिश और बर्फ़ पड़ती है, समुद्र के किनारे, या जहाँ गरीब लोग रहते हैं? तो आपको बता दें बांस और लकड़ी के जो घर होते हैं वो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर बनाया जाता है, जैसे असम में। बांस और लकड़ी के घरों के बारे में अगर कहीं भी चर्चा होगी तो आप असम को याद करेंगे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में असम ही दिया है। ये जो घर होते हैं ये ज़मीन से 10-12 फुट ऊंचे और बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ आने पर घर को कोई नुकसान ना हो। भारत के जो असम राज्य है वहाँ पर ये घर देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं? खाना बनाने के लिए, मेहमानों को ठहराने के लिए, सामान और जीवों को रखने के लिए, या इन सभी के लिए? तो जो लद्दाख में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, लद्दाख में हमेशा 2 मंजिला घर बनता है और वहाँ पर जो नीचे वाले जो एरिया होता है जिसे आप अंडरग्राउंड एरिया कहते हैं, वहाँ पर ये सामान और अपने जीवों को, यानी जो उनके पालतू पेट होते हैं उनको रखने के यूज में लेते हैं। अगला प्रश्न, इग्लू होता है वर्गाकार, आयताकार, गुंबद के आकार का, या किसी भी प्रकार का नहीं? तो आपको बता दें इग्लू जो होता है वो गुंबदाकार होता है और यह बर्फीली क्षेत्रों में बनाया जाता है। बर्फ के टुकड़े जिसे आप ब्लॉक्स कहते हैं उनको जोड़कर इग्लू बनाया जाता है। एक जनजाति है जिसे आप एस्किमो शिकारियों जनजाति कहते हैं, एस्किमो कहा जाता है, उनके द्वारा यह इग्लू का निर्माण किया जाता है और यह गुंबद के आकार का होता है और इसका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीली अंदर हवा ना जा सके। इसमें प्रवेश करने के लिए लेट कर प्रवेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, यानी कि गुम्मद के आकार का। अगला प्रश्न, कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट कहलाती है? तो कश्मीर में जो हाउस बोट पाई जाती है वो उसे क्या कहा जाता है? शिकारा, डोंगा, रेबो या इग्लू? तो इसका सही जवाब है इसे कहा जाता है डोंगो। कश्मीर में पाई जाने वाली बोट को डोंगो कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। यह लकड़ी का घर होता है जो हमेशा पानी में रहता है। इस घर नहीं, यह नक्काशी रहित हाउस बोट होता है, यानी कि इसमें कोई नक्काशी नहीं होती है। इसमें वहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं और इसमें अलग अलग कमरे होते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वतारोही 2 तह वाली प्लास्टिक सीट से अपना टेंट बनाती हैं ताकि उन्हें कोई देख न ले, वे भूस्खलन से बच सकें, उन्हें ठंड ना लगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है कि उन्हें ठंड ना लगे। जो पर्वतारोही होते हैं वो 2 प्लास्टिक वाली सीट से अपना घर बनाते हैं अपनी ठंड से बचने के लिए। अगला प्रश्न है,
चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास को क्या कहा जाता है? तो रेबो, रेबोनो, मैंगबो या सोगैम्बो। तो इसका सही जवाब है रेबो। जो चांगपा जनजाति है या लद्दाख के पास पाई जाती है, श्रीनगर के पास, और या इनके द्वारा जो अस्थायी निवास बनाया जाता है उसे रेबो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चांगपा जनजाति अपना अस्थायी निवास बनाने के लिए एक जानवर के बालों से पट्टियां बनाती है, फिर इन पट्टियों को आपस में सिलकर अपना टेंट बनाती है। वह कौन सा जीव है? भेड़, बकरी, अल्पाको या याक? तो इसका सही जवाब है याक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महलों, हवेलियों और किले में बहुत ज़्यादा पत्थरों और लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। टेंट टेंट अलग अलग चीज़ों से बनते हैं। भारत में हाउस बोट कश्मीर और केरल में पाए जाते हैं। इग्लू का प्रवेश द्वार बहुत छोटा है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो आपको बता दें कि महलों और हवेलियों और किलों में बहुत ज़्यादा पत्थरों और लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है, यह बिल्कुल सही बात है। टेंट अलग अलग चीज़ों से बनाया जाता है, यह भी बिल्कुल सही बात है। या गरीबों के द्वारा प्लास्टिक का टेंट डाला जाता है, कहीं कहीं कपड़ों का भी टेंट बनाया जाता है, या अस्थायी निवासियों के द्वारा बनाया जाता है, जबकि जो पर्वतारोही होते हैं उनके द्वारा 2 तह वाली प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो टेंट होता है वो अलग अलग चीज़ों से बनता है। भारत में हाउस बोट कश्मीर और केरल में पाया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। कश्मीर में इसे किस नाम से जानते हैं? तो कश्मीर में इसे आप सिकारा के नाम से जानते हैं, और जो केरल में हाउस बोट पाया जाता है उसे सिक्कारा कहा जाता है। यही मेन डिफरेंस होता है, कश्मीर में सिकारा होता है और केरल में सिक्कारा होता है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब है, क्योंकि सभी के सभी सही हैं। अगला है, खत्मबंद क्या होता है? खत्मबंद क्या होता है? टेंटों का उखाड़ना, लकड़ियों की नक्काशी, पत्थरों पर नक्काशी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है लकड़ियों पर नक्काशी। जो लकड़ियों पर नक्काशी की जाती है पहाड़ी इलाके में, उन्हें ही खत्मबंद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, मिट्टी के फर्श को गोबर से क्यों लिपा जाता है? ताकि वह चिकना हो जाए, ताकि वह खुशबू दे, ताकि कीड़े ना लगे। क्योंकि गांव में गोबर बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इसका सही जवाब है ताकि कीड़े ना लगें। गोबर में कीड़े नहीं लगते हैं, इसलिए मिट्टी के फर्श को गोबर से लिपाई की जाती है। अगला प्रश्न है, कितने प्रकार के परिवार होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही जवाब है, परिवार जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार हुआ होता है जिसमें माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार जो होता है उसमें दादा दादी, ताऊ ताई, माँ पापा, चाचा चाची, बुआ सभी होते हैं, तो उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ बुआ, माँ पापा और बच्चे रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तभी आपको मैंने बताया कि उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। किसी परिवार को दर्शाया जाता है पारिवारिक वृक्ष से, पारिवारिक बार चार्ट से, या पारिवारिक पाई चार्ट से, या इनमें से किसी से नहीं। तो परिवार को दर्शाने के लिए आपको बता दें कि फैमिली ट्री बनाई जाती है। छोटे बच्चों को क्लास में एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसमें उन्हें फैमिली ट्री बनाने के लिए कहा जाता है, जिसमें वो यहाँ पर मम्मी पापा और अपना भाई बहन का यहाँ पर बनाते हैं, और अगर दादा दादी होते हैं तो उनसे ऊपर रखते हैं, अगर चाचा होते हैं तो यहाँ पर चाचा चाची को रखते हैं और उनके बच्चों को रखते हैं। इसे आप फैमिली ट्री के नाम से जानते हैं। अगला है, आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, अरस्तु, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या ग्रेगर जॉन मेंडल? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने ग्रीन पीपर अपना आनुवंशिकता का खोज किया था। ग्रीन पीपर ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, और इनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था। इन्हीं को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग कर यह पता लगाया कि पिछली पीढ़ियों के गुण अगली पीढ़ियों में आते हैं, यानी कि जो हमारे माँ बाप के लक्षण हैं, जो उनके गुण हैं, वह बच्चों में आते हैं। इसे ही आनुवंशिकता कहा गया है। अगला प्रश्न है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किस पे किया? तो इसका सही जवाब है मटर पर। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग जो है वो मटर पर किया था, अभी मैंने आपको बताया। एक प्रश्न छूट गया, ये है 25वां नंबर। अगर माँ का रक्त समूह ओ है और बाप का भी रक्त समूह ओ है तो बच्चे का रक्त समूह कैसा होगा? तो आपको बता दें, अगर मम्मी पापा का रक्त समूह दोनों का ओ है तो 100% बच्चे का रक्त समूह ओ ही होगा, अगर दोनों का है। लेकिन अगर माँ का ओ है और पापा का ए है तो 50% चांस है कि उसका ओ हो जाए और 50% चांस है कि उसका ए हो जाए बच्चे का। अगर इसका अपोजिट हो जाता है तो भी 50-50 चांस रहता है। अगला प्रश्न, तो इसका सही जवाब है ओ, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अगर माँ का रक्त समूह ए है और पिता का रक्त समूह बी है तो बच्चे के रक्त समूह ए भी होने की संभावना कितनी है? तो अगर माँ का रक्त समूह ए है और पिता का बी है तो उम्मीद है कि बच्चे का जो रक्त समूह है वो 25% चांस होता है कि ओ हो जाए, 25% चांस होता है बी हो जाए, 25% चांस होता है ए भी हो जाए, और 25% चांस होता है कि ए हो जाए। यानी कि 25-25% में वो चारों में से कोई भी हो जाएगा, अगर माँ का रक्त समूह ए और पिता का रक्त समूह बी है। जबकि अगर माँ का ए और पिता का ए है तो 66% चांस रहता है ए हो जाए और 33% चांस रहता है कि ओ हो जाए।
उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सभी परिवार के नियम एक जैसे होते हैं। क्या आपको लगता है ऐसा सही है? नहीं, सभी परिवार के नियम एक जैसे नहीं होते, तो यह सत्य नहीं है। माँ बाप से बच्चों के गुणों में हस्तांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं, तो यह बिल्कुल सही बात है कि बच्चों माँ बाप के जो गुण होते हैं वो बच्चों में हस्तांतरित होते हैं, इसी को आनुवंशिकता यानी कि जेनेटिक्स हेरिडिटी कहते हैं। अगला अगला प्रश्न है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग मटर पर क्यों किया? क्योंकि यह सब जगह पाया जाता है, क्योंकि यह एक पौधा है, क्योंकि इसमें कई सारे गुण पाए जाते हैं, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है कि इसमें कई सारे गुण पाए जाते हैं। मटर के पौधे में अलग अलग गुण देखने को मिलते हैं, इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग इस पे किया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और इस तरह के वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँ। लास्ट प्रश्न है, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग नियमों में से कौन सी भावना पनपती है? ऊंच नीच की भावना, लैंगिक विभेद की भावना, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जैसा यहाँ पर गर्ल और बॉयज़ में डिफरेंस बताया जा रहा है, तो यहाँ पर लैंगिक विभेद की भावना यानी कि उन्हें अलग अलग दर्शाया जा रहा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेट करिए, जिससे इस तरह की वीडियो मैं लाती रहूँ। थैंक यू सो मच।